वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 271 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर जो हमारी सीरीज चल रही है। ये सारे के सारे प्रश्न काम करेंगे यूपीपीसीएस में, दूसरे किसी भी स्टेट के पीसीएस में और आरओ एआरओ में भी। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 271 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसका पहला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव। देखिए, एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने? 4 ग्रैंड स्लैम। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये जनवरी में होता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है और ये जून जुलाई में होता है। उसके बाद होता है विंबलडन, ये तीसरा, ये होता है फ्रेंच ओपन मई जून में होता है और जो विंबलडन है वो जून जुलाई में होता है। और सबसे अंत में होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन अगस्त से सितंबर में होता है यूएसए में। तो एक हो गया ऑस्ट्रेलिया में, एक फ्रांस में, सबसे अंत वाला हो गया यूएस में। अब विंबलडन के ऊपर प्रश्न है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2024 का टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने हराया नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2 और 7-6 से। अगर महिला वर्ग में पूछ ले तो महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है और हराया किसको है? जैस्मीन पाओलिनी को। यानी ये उपविजेता, ये विजेता, ये उपविजेता, ये विजेता, ये उपविजेता। कल ऑस्ट्रेलियन तो करवा ही दिया है कल के टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर को कहाँ शुरू हुए हैं? ये हुए हैं लाओस के वियंतियाने में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, लाओस के वियंतियाने में। तो 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर को लाओस के वियंतियाने में शुरू हुए, जिसका विषय क्या है? आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। लाओस के राष्ट्रपति थोंगलोन सिसोउलिथ ने सदस्य देशों के द्वारा शांति, स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी पीस पर, स्टेबिलिटी पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि ये जो बाघ अभयारण्य है वो किस राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा? उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का, बिहार का या पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल में तो हैं कई बाघ अभयारण्य, मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन बिहार में अभी तक एक ही था करंट में, और ये दूसरा हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य अगर ये बाघ अभयारण्य बन गया तो बिहार है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, तो 2 हो गए। अब देखिए, केंद्र सरकार ने बिहार के कैमूर जिले में दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय बिहार सरकार के द्वारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के बाद लिया गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब तक बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व था, और अब कैमूर भी हो गया, तो 2 हो गए। यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्रश्न। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 33वां ब्याज सम्मान किस संस्मरण, उपन्यास या यात्रा वृत्तांत या कहानी संग्रह के लिए दिया गया है? कुछ बूढ़ी उदास औरतें, चांदपुर की चंदा, यादें यादें और यादें, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। देखिए, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, इसके लिए तो वर्ष 2024 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गौरव पांडे को। कहानी संग्रह है ये।
और चांदपुर की चंदा उपन्यास है, इसके लिए भी हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2023 का। और कुछ बूढ़ी उदास औरतें के लिए भी हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 दिया जा चुका है। ये कहानी संग्रह है, ठीक है, ये उपन्यास है। यहाँ उत्तर है यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें, इसके लिए मिला है 33वां व्यास सम्मान इन्हीं को 2023 का। क्या नाम है इनका? पुष्पा भारती। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं ये पुष्पा भारती को वर्ष 2023 के 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया है। यह जो किताब है 2016 में प्रकाशित हुई थी। इसमें पुष्पा भारती ने हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों से जुड़े अविस्मरणीय संस्मरणों को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी। तो तीनों के तीनों है, डी है इसका आंसर, ये सभी। तो सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार, ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार हैं, तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? गौरव पांडे को, डॉक्टर अमित व्यास को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, अतुल कुमार राय को। गौरव पांडे को तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य का नोबल, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2024 का, ठीक है। तो इसको तो हटा दीजिए। ज्ञान चतुर्वेदी को, अतुल कुमार राय का भी नाम, इसका आंसर है डॉक्टर अमित व्यास को। तो डॉक्टर अमित व्यास को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग एकेडमिशियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। व्यास सम्मान से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत होगा, असत्य होगा? व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में शुरू किया गया था। यह सम्मान पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला चित्रा मुदगल थी। कोई तो इनकरेक्ट है इसमें। देखिए के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, 1991 में शुरू किया गया था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया था, दूसरा वाला भी सही है। और व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला चित्रा मुदगल थी, ये भी ठीक है। सी वाला गलत है। 25 लाख नहीं बल्कि 4 लाख रुपए की इसमें पुरस्कार राशि है व्यास सम्मान में। तो व्यास सम्मान से जुड़ी कुछ खास बातें। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 1991 में। पिछले 10 सालों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, कितनी? 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और स्मृति चिन्ह मिलता है। व्यास सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम चित्रा मुदगल। क्वेश्चन नंबर 8 पर है। वर्ष 2024 के लिए विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है? प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या है थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, यह है वर्ष 2024 की थीम। और इसी के जैसी एक और थीम है नीचे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। ये जो है वर्ष 2023 की थीम थी, ठीक है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाना है तो ये 2024 की थीम हो गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। क्या है जलवायु कार्यवाही? ये ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ये पुरानी थीमें हैं इसी की, ओजोन दिवस की। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये पुरानी थीमें हैं। वर्ष 2024 के लिए विश्व ओजोन दिवस की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। यह थीम ओजोन परत के संरक्षण और जलवायु
कार्यवाही के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अहम भूमिका को रेखांकित करती है। और विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर निम्नलिखित में से किस अभियान की शुरुआत की? पौधों में भी जीवन है, वृक्षों के प्रति जन जागरण, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ देश के नाम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया उन्होंने 5 जनवरी 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है ये। इसकी शुरुआत की भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर। उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे संधारणीय जीवन शैली अपनाकर प्रकृति की रक्षा करें और अपने ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें। लेकिन देंगे नहीं लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। केरल प्रथम स्थान पर है, उसके बाद दिल्ली है, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा गोवा, पांचवा है पंजाब। देखिए, भारत में मानव विकास सूचकांक यानी HDI केरल, इसमें केरल प्रथम स्थान पर है। केरल को 0.790 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ शीर्ष स्थान मिला है। इसके बाद दूसरा दिल्ली है HDI में, तीसरा हिमाचल प्रदेश है, चौथा गोवा और पांचवा है पंजाब। अब ये तो भारत के राज्य में हो गई बात। अब वैश्विक स्तर पर देशों में आ जाए। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? बताइए। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, भारत। भारत की रैंकिंग भी इसमें पूछी जा सकती है। यहाँ है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड जो है HDI में वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक मानव सूचकांक में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर है। भारत ने 2022 में 0.644 का HDI स्कोर हासिल किया था। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। देखिए, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हो गया। ये निधन किस दिन हुआ? 7 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को? 9 अक्टूबर 2024 को हुआ है, 86 वर्ष की अवस्था में इनका। तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन श्री रतन नवल टाटा जी का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीमेजिंग कॉपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड शीर्षक वाली मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी HDI में कौन से स्थान पर है? प्रश्न पूछने का एक तरीका ये भी है। 132वें स्थान पर, 144वें स्थान पर, 134वें स्थान पर, 124वें स्थान पर, 134वें स्थान पर। तो ये शीर्षक है इसका, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड वाली शीर्षक मानव विकास रिपोर्ट 23-24 के अनुसार भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी की गई है। शीर्ष 3 देशों को देखें, उनका स्कोर देखें तो स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, आइसलैंड तीसरे स्थान पर। सबसे खराब स्थिति HDI में सोमालिया की है और दूसरे स्थान पर है दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान और तीसरा है मध्य अफ्रीकी गणराज्य।
15 इंपॉर्टेंट प्रश्न एडेड हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में शामिल नहीं किया जाता, पूछ रहा है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सालाना पारिवारिक आय, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। देखिए, एचडीआई के मानकों में शामिल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है इसमें। पर कैपिटा इनकम है इसमें, यानी प्रति व्यक्ति सालाना आय है इसमें। लिटरेसी है इसमें, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, तो डी हो गया। इसमें फैमिली इनकम नहीं है, सालाना पारिवारिक आय नहीं है, और यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई के ये मानक शामिल है। एचडीआई में ये मानक शामिल है कौन कौन से? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, और है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। एचडीआई से रिलेट करती कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था। महबूब उल हक ने किया था, ये नाम याद रखिएगा। और पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, और इसे हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश की सामाजिक और आर्थिक आयामों को मापने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। अच्छा, ये प्रश्न ऐसे भी पूछ ले तो, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, बताइए। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। देखिए, इसमें एक रोजगार को हटा दीजिए, रोजगार यहाँ भी है, रोजगार तो है नहीं ना इसमें। बचा क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों चीजें किसमें मिलेंगी? ऑप्शन नंबर सी में, यानी हेल्थ, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सी है इसका आंसर। तो मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई को जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा सूचकांक यानी ज्ञान, और आय सूचकांक यानी जीवन स्तर के आधार पर मापा जाता है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, बिल्कुल एग्जाम्स में प्रश्न बनेंगे इससे। धन्यवाद।